हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 11th बायोलॉजी का 13th चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसका क्या नाम है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्लो, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं इसके ऊपर। तो जरूर से जाके जिसने अभी तक वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाके देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस, पूरा का पूरा क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, पूरा का पूरा मैंने उसके अंदर कवर कर रखा है। ठीक है, आज ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। इसके अंदर हम लोग छोटी छोटी जो बातें रह गई है ना लेसन के बारे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और आज इस लेसन को हम लोग पूरी तरह से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड जरूर से कर लेना जाके प्ले स्टोर के ऊपर। सही है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना और फटाक से क्या करना, JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एक पहली बात, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके साथ आपको इस पे बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे आपके क्लासेस के क्विजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी लाइव लेक्चर शुरू होने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो जाके फटाफट से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? ठीक है, और यदि आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मुझसे अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं इस पूरे बायोलॉजी में, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का लेक्चर हम लोग ने क्या, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने एनर्जी बनाना सीखा था, किसके, विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा था, उसका ऑक्सीडेशन किया था और उससे हम लोग ने क्या निकाली थी, बहुत सारा अमाउंट ऑफ एटीपी निकाली थी। कितना निकाला था हम लोग ने? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी निकाली थी। आज हम लोग जानेंगे कि भैया एनर्जी, देखो हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्या? नहीं, आप लोग ने सुना होगा ना कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है, हमें फैट्स भी खाने चाहिए, लिपिड्स भी खाने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े टाइप के सोर्सेज, विटामिन भी खाने चाहिए। सही है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है क्या? नहीं, हमको और भी बड़े सारे ऐसे सोर्सेज थे जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उन सब से कैसे एनर्जी मिलती है वो सारी चीज हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। सही बात है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जान लेते हैं, क्योंकि वो जो सीरीज है वो ज्यादा हम लोग को हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में? कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लिया था हम लोग ने, किसका? ग्लूकोज का। सही है, ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, फिर उसका हम लोग ने ब्रेकडाउन करवाया था। तो ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस होता था। सही है, ग्लाइकोलिसिस होता था और फिर वो किस में कन्वर्ट होता था, पाइरुवेट में। सही है, तो उसके पहले मैं इसके बीच में एक स्टेप लिख रहा हूं। इसके बीच में क्या होता था, आप लोगों को याद होगा, 5th स्टेप में एक कंपाउंड बनता था जिसको हम लोग कहते थे दैट इज फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, दैट इज PGAL। ठीक है, आप लोग इसको पागल भी रीड कर सकते हो। सो PGAL दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता था आगे चल के और 5 स्टेप पे, फिर क्या बनता था यहां पे, पाइरुवेट। सही है, क्या बनता था यहां पे, पाइरुवेट बनता था। फिर ये पाइरुवेट आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता था, देखो आगे चल के इसको क्रेब साइकिल में घुसना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता भैया। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे एक दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। सही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद ये एंटर करता था किसके अंदर, आपके क्रेब साइकिल के अंदर, और फिर क्रेब साइकिल के अंदर NADH2 और FADH2 बनता था, जिससे आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में क्या होती थी, ATP का फॉर्मेशन होता था। यही एक नॉर्मल सा सीरीज है। चाहिए, यही एक नॉर्मल सा सीरीज है ना। अब मुझे अलग अलग सोर्सेज से क्या फॉर्म करवानी है, दैट इज एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो 2 ही एग्जांपल दिया आपकी बुक में, तो वही हम लोग पढ़ेंगे, एक लिपिड का और एक प्रोटीन का। ठीक है, लिपिड से कैसे एनर्जी फॉर्म होती है और प्रोटीन से कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, यही हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग लिपिड का देखेंगे। ठीक है, लिपिड किससे बना हुआ है? देखो, लिपिड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। सही है, लिपिड किससे बना हुआ है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। किससे? देखो, 2 चीजों से बना हुआ है लिपिड, एक आपका है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक आपका है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। तो जब भी देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब उस टाइम पे आपको कंपाउंड का ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा। सही है, कंपाउंड को जब आप तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तभी वो क्या होगा, वो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है ना। किसी भी चीज को आप काटते हो, कैटाबॉलिज्म करते हो, तभी उसके अंदर से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो सबसे पहले मुझे लिपिड को इन 2 पार्ट्स में डिसॉल्व करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा, एक आपका ग्लिसरॉल और एक आपका फैटी एसिड। ठीक है, अब देखो, ये जो आपका ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फो। देखो, सिंपल सा याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है, ये है ग्लिसरॉल और ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एकदम ग्लिसरल वाली सेम चीजें क्या हो रही है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। याद हो जाएगा, सिंपल है। क्या है आपका जो ग्लिसरॉल है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। सही है, और जैसे ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यहां से सेम टू सेम यही स्टेप चलता रहेगा। सही है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया। फिर आपका जो फैटी एसिड है, ठीक है, ये
पीजीएल में अंदर नहीं कन्वर्ट होता, ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली किसके अंदर, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, ये पाइरुवेट में। तो डायरेक्टली ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद पाइरुवेट का क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, और आपका एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, जिसके आगे चल के उसकी बहुत सारी एनर्जी फॉर्म हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ NADH2 और FADH2। सही है, ये आपका, ये हमको समझ में आ गया लिपिड का। ठीक है, लिपिड का केस में कि लिपिड से अगर आपके बॉडी को एनर्जी फॉर्म करनी है तो कैसे होगा। सही है, ये किस केसेस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट एकदम खत्म हो चुका है, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे रिचुअल्स में फास्ट रखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम का फास्ट रखा जाता है, तो उस टाइम पे आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, कोई भी फूड मटेरियल कंज्यूम नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है आप लोग को, दाल से मिलता है, सॉरी दाल से नहीं मिलता, दाल में भी थोड़ा रहता है लेकिन इतना नहीं मिलता, आपको चावल से मिलता है। ठीक है, मेनली, फिर रोटी से मिलता है, ऐसे बड़े सारे सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट के। तो रोटी चावल ये सब हम लोग नहीं खाते ना फास्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। लेकिन हमारे बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। सही है, हमारे बॉडी को सर्वाइव करना है तो एनर्जी तो चाहिए, तो वो डिफरेंट सोर्सेस ढूंढने लगता है एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला लिपिड को दो पार्ट्स में टूटेगा, एक आपका ग्लिसरॉल, ठीक है, और एक आपका फैटी एसिड। ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और यहां से आगे की रिएक्शन सेम रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर फैटी एसिड के अंदर आपका जो फैटी एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। सही है, ये किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और आगे की रिएक्शन सेम रहेगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके बुक में कौन सा दिया हुआ है, दैट इज प्रोटीन, कि प्रोटीन से कैसे एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है, मतलब डेंजरस ऐसा बोल रहा हूं कि मैं जब हमारी बॉडी को बहुत कम खाना मिल रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को खाना मिल ही नहीं रहा है, उस टाइम पे हमारा बॉडी प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ना चालू करता है। और ये अच्छी बात नहीं होती हमारे बॉडी के लिए। हमारा बॉडी कभी भी नहीं चाहता कि वो प्रोटीन से एनर्जी फॉर्म करे, लेकिन जब हमारे बॉडी को और कोई सोर्स मिलेगा ही नहीं, तो वो किसको तोड़ना चालू कर देता है, प्रोटीन को। कैसे तोड़ेगा, देखो प्रोटीन किससे बना हुआ है, हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा है ना कि प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन किसकी चेन है, अमाइनो एसिड की चेन है। आप लोग ने पढ़ा होगा पॉलीमर नाम सुना होगा कभी। तो पॉलीमर क्या होता है कि बहुत एक छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, उनका एक रिपीटेटिव सीक्वेंस लगा रहता है, छोटे छोटे मोनोमर्स का एक रिपीटेटिव सीक्वेंस लगा रहता है, उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। सही है, तो प्रोटीन इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन भी क्या है, एक टाइप का पॉलीमर है, जिसमें मोनोमर क्या है इसका, अमाइनो एसिड, अमाइनो। सही है, तो मतलब आपका सबसे पहले प्रोटीन टूटेगा किसमें, अमाइनो एसिड में। सही है, अमाइनो एसिड में। अब देखो अमाइनो एसिड के पास ना बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, यहां पे क्या लगा हुआ होता है, COOH। ठीक है, यहां पे क्या लगा रहता है, दैट इज NH3, ये आपका अमाइनो ग्रुप, ये आपका एसिड ग्रुप। साथ में यहां पे एक H लगा हुआ रहता है, और यहां पे आप कोई भी एक R लगा देता हो, मतलब ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहां पे आप कुछ भी जोड़ लेना। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, बस इसको चेंज कर करके अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, टोटल अराउंड 21 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें हमारे बॉडी में सिर्फ 20 पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अमाइनो एसिड का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। तो जब भी आपके प्रोटीन को, ठीक है, आपके प्रोटीन को एनर्जी बनाना होगा, तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में। अब खुद को तोड़ देगा अमाइनो एसिड में। उसके बाद इस अमाइनो एसिड में क्या होगा पता है, इस अमाइनो एसिड में ये जो अमोनिया वाला ग्रुप होगा, ठीक है, ये जो अमोनिया वाला ग्रुप होगा ये टूट के अलग हो जाएगा, और बाकी का ये जो इतना ग्रुप बचा है ना, ये आपके एनर्जी प्रोडक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आपके अमाइनो एसिड के पास फुल ये है ऑप्शन है, वो चाहे तो PgAl में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, अगर उसका मन करे तो, वो चाहे तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसका मन करे तो, फिर वो चाहे तो एसिटाइल कोएंजाइम A में भी कन्वर्ट हो सकता है, और तो और उसके पास एक और ऑप्शन है, वो चाहे तो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में भी घुस सकता है बच्चों। ठीक है, इसके पास इतने ऑप्शन होते हैं। देखो इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, ये आपका ग्लिसरॉल सिर्फ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो रहा था, आपका फैटी एसिड सिर्फ पाइरुवेट में ही कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन आपका जो अमाइनो एसिड है इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपके अमाइनो एसिड के पास बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, वो चाहे तो PgL में कन्वर्ट हो जाए, वो चाहे तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाए, वो चाहे तो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाए, या फिर डायरेक्टली वो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग सोर्स से क्या बना सकते हैं, एनर्जी फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है, एक वर्ड दी हुई है आपकी बुक में, एम्फीबॉलिक पाथवे। देखो यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो, आप लोग ने बचपन में एक चीज सुनी होगी, मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब
आपके बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपकी बॉडी में कोई चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई चीज बन रही है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, सही है, तो वहां पे प्रोटीन फॉर्म होती है, या फिर आपके बॉडी में कोई चीज टूट रही है, ठीक है, मतलब अलग अलग हो रही है। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा रेस्पिरेशन में, जिसमें जो ग्लूकोज था उसका क्या हो रहा था? ब्रेक डाउन हो रहा था, सही है। तो सारी रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, या तो आप कोई चीजों को तोड़ो या तो आप कोई चीजों को बनाओ, सही है, दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। तो आपका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो भी चीज को आप जोड़ जोड़ के बनाओगे, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप जोड़ जोड़ के बनाओगे उसे हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या कि कभी भी आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पकड़ो और उसको जोड़ दो, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दो, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जैसे डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे बॉडी में अंदर डीएनए फॉर्मेशन होता है, तो वो भी क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर ऐसी होती है जो क्या होती है? दैट इज कैटाबॉलिक। देखो कैटा को कैसे याद करो? कैटा को काटा, कोई भी चीज को अगर आप काटोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सही है। तो कैटाबॉलिज्म भी यही है। अगर आप कैटाबॉलिज्म में हम लोग क्या करते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना ग्लूकोज का, या फिर हम लोग पढ़े अभी इसका लिपिड का, या फिर प्रोटीन का। सो दूसरी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इतना समझ में आ गया? आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, जितनी भी रिएक्शन है उन सबको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब उसमें दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, या तो कोई भी चीज आपके बॉडी के अंदर जुड़ जुड़ के बन रही है उसे हम लोग एनाबॉलिक कहेंगे, या फिर कोई भी चीज एक बड़ी सी मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है? टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है? आप लोग बोलोगे कि सर रेस्पिरेशन के अंदर चीजें टूट रही है, ठीक है, चीजें क्या हो रही है? टूट रही है। कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल था, सही है, अब ये टूट टूट के यहां पे एनर्जी बनता है, तो आप लोग बोलोगे सर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सही बात है, ये कौन सा रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है, सही है। फिर अगर अब मैं प्रोटीन की तरफ देखूं तो प्रोटीन क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो छोटे मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन क्या हो रहा है? टूट रहा है अमाइनो एसिड्स के अंदर, सही है। प्रोटीन क्या हो रहा है? टूट रहा है किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स के अंदर, तभी तो आगे चल के एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है, सही है। सो इट इज ऑल्सो कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझा? यहां तक समझा? ठीक है, ये भी आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये भी आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन, और ये भी आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें नई बात क्या है? देखो ये तो आप लोग ने नॉर्मल फिनोमेना पढ़ा, लेकिन कभी कभी, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी जब आपके बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हुई, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई या फिर लिपिड की कमी हुई, ठीक है, तो ये रिएक्शन ना रिवर्स भी हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी मैंने क्या बोला कि यहां पे कैटाबॉलिज्म हुआ, यहां से एनर्जी बन गई, सही है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हुई या फिर आपके बॉडी के अंदर लिपिड की कमी हुई, सही है, तो क्या होगा? इसी PgAl से वापस क्या बनेगा? अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन के अंदर। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों? ये तो एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई ना। मैंने क्या बोला कि एक आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है और वही रिएक्शन वापस रिवर्स में भी हो सकती है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है। तो इसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन, देखो हमारे बॉडी में हर रिएक्शन हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से होती है। आपके बॉडी को जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है उस टाइम पे वो चीजें कंटिन्यू होगी। अगर मेरे बॉडी में लिपिड की जरूरत है, ठीक है, या फिर फैटी एसिड की जरूरत है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी कि यहां से पाइरुवेट उठाएगी, ठीक है, इस पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दी किसके अंदर? फैटी एसिड के अंदर, सही बात है। तो यहां पे कैटाबॉलिज्म तो हो रहा था, लेकिन यहां पे एनाबॉलिज्म भी तो हो सकता है, सही है। ऐसे प्रोसेस को जहां पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हो, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। समझ में आया एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब? एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब जहां पे कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है और उसी रास्ते से एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है और उसी रास्ते से क्या हो सकता है? एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है? समझ में आ गया एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब? एकदम सिंपल था, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस पूरे लेसन का लास्ट टॉपिक है, जो आज इस टॉपिक के बाद हमारा लेसन भी क्या हो जाने वाला है? खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब क्या है? देखो हम लोग ने रिएक्शन पढ़ी हुई है। रिएक्शन क्या पढ़ी थी हम लोग ने? C6H12O6 हम लेते थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालते थे? ऑक्सीजन डालते थे। कितना मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लेते थे, सही है। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। चलो क्या बोला मैंने? ठीक है, ग्लूकोज लिया मैंने, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या मिलाते थे? ऑक्सीजन,
फिर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता था, तो क्या बनता था यहां से 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस यहां पे 6 मॉलिक्यूल वाटर का निकलता था, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ क्या निकलती थी, एनर्जी। कितने अमाउंट में, 38 ATP के फॉर्म में। सही है, ये रिएक्शन अब आप लोगों को क्लियर है। क्या बोला मैंने, यहां पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस एनर्जी। सही है, ये आपकी नॉर्मल सी रिएक्शन होती है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, अगर मैं लिखूं RQ का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पता है क्या है, सिर्फ CO2 और O2 का रेशियो, ठीक है, कितना CO2 लगा उसके रेशियो में कितना O2 लगा, बस इसका रेशियो क्या है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे कितने CO2 लगे हैं, दैट इज 6। सही है, कितना ऑक्सीजन लगा है, दैट इज 6। तो इसको अगर ये कट होगा तो कितना बचेगा, 1:1। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा, 1। समझ में आ रही बात। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सिर्फ CO2 डिवाइड बाय O2, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दो आपको रिएक्टेंट के, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है उससे डिवाइड कर दो आपको, आप रिएक्टेंट को डिवाइड कर दो, तभी पता चलेगा कि भैया मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। सही है, कितना, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग प्रॉफिट लॉस में, आप लोग ने पढ़ा होगा अगर बचपन में, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस, तो उसमें भी यही होता था। सही है, जितना हमारा ये हुआ है, मतलब प्रोडक्ट आया है, उससे क्या कर दो, रिएक्टेंट को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या मिल जाएगा, यहां पे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे क्या था, यानी 6 CO2 डिवाइडेड बाय 6 O2, तो आपका क्या मिल गया, दैट इज आंसर 1। सही है, ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट से क्या करवा रहे हो, रेस्पिरेशन करवा रहे हो, तो उससे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, शो करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन को लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आपका ग्लूकोज का एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखनी है। सही है, और फिर क्या करना है, आप लोगों को दिखा देना है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मतलब क्या होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो। सही है, तो ये डिवाइड बाय ये, कितना CO2 लगा 6, कितना O2 लगा 6। सही है, 6 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1:1, दैट इज 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, देखो अब मेरे पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से कितना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, 1। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, 0.9। सही है, और अगर मैं बात करूं फैट्स की, अगर मैं बात कर रहा हूं फैट्स की, तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है, दैट इज 0.7। और इस फैट्स को बनाने में ये जो 0.7 है ना, ये एक स्पेसिफिक एक अमाइनो एसिड का ये आंसर है। किसका ये है, दैट इज ट्राइपेलामिथिक अमाइनो एसिड। ठीक है, ट्राइपेलामिथिक अमाइनो एसिड। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां से आपका रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन है उसका भी टॉपिक खत्म हो गया है। समझ में आई बात। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, छोटा सा लेक्चर था आज। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, दैट इज सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्स से कैसे आपकी एनर्जी फॉर्म होती है, किस चीज में कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट होती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है PGL में। सही है, यहाँ पे बीच में 5 स्टेप थे और यहाँ के बीच में 5 स्टेप्स है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए थे। सही है, सो ये आपका कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है PGL में, PGL कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुवेट में। सही है, पायरुवेट की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, कोई नहीं, आप लोगों को तो आता ही है। ठीक है, सो ओके, सो पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर चलता है। ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की किसके अंदर, दैट इज एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या होता है एम्फीबॉलिक, मैंने पाथवे आपको लोगों को समझा दिया कि एक होती है हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म, एक हमारे बॉडी में होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगर सेम पाथ पे एनाबॉलिक रिएक्शन भी लग रही है और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी लग रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। क्लियर है, समझ में आ गया। और लास्ट हमारा टॉपिक था दैट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को आज का ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात की डिस्कस की थी, क्योंकि ये सारी चीजें ना बोर्ड में, एग्जाम में, बोर्ड तो नहीं है ना खैर आपका, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम पूछी जाती है। क्लियर है, समझ में आया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से करना, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे मैसेज कर देना, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे वहां पे अपना डाउट क्लियर करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी आके वहां पे उस चीज का फायदा उठा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे मैं वीडियो बंद करता हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।